नमस्कार स्टूडेंट, सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता कॉलेज से आज मानव भूगोल के एक नए टॉपिक इकाई फर्स्ट का मानव भूगोल का विषय क्षेत्र लेकर आया हूँ आपके सामने। मानव भूगोल का क्षेत्र वर्तमान समय में विस्तृत होता जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से दो तत्वों पर जोर दिया जाता है, एक प्राकृतिक तत्वों पर, प्राकृतिक वातावरण, और दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत जो प्रकृति द्वारा मानव को प्रबद्ध है, मानव को जो प्राप्त है, वो प्राकृतिक वातावरण कहलाता है। जैसे जितने भी नदी है, भूमि है, जो वातावरण है, ये आपका प्राकृतिक वातावरण कहलाता है। और सांस्कृतिक वातावरण में मानव द्वारा जो भी चीज़ों की रचना की जाती है, मानव बस्तियों का निर्माण किया जाता है, विभिन्न प्रकार के नगरों का विकास किया जाता है, कृषि क्षेत्रों का विकास किया जाता है, उद्योगों का विकास किया जाता है, इनको सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दोनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन है प्राकृतिक तत्वों का। मानव पर क्या प्रभाव है, मानव उन सांस्कृतिक तत्वों को किस प्रकार से परिवर्तित करता है और नए सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। सांस्कृतिक भूदृश्य, इसका विस्तृत अध्ययन अपन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसके अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। अब अध्ययन चूंकि विस्तृत हो गया है, इसलिए इसको मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, इसको निम्नलिखित तथ्यों में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें आप अध्ययन करने से पहले स्टूडेंट एक आपके दाईं तरफ है, दाईं तरफ इसका एक चित्र बना लेना, जिसमें आपके 6 पॉइंटों को मैंने सम्मिलित किया है। एक से गढ़ की सी की दिशा में अपन को लेकर इन पॉइंटों को अपन को नोट करना है। इसमें पहला है आपका जनसंख्या, दूसरा आपका है प्राकृतिक वातावरण जिसमें संसाधनों को सम्मिलित करेंगे, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है कालिक अनुक्रमण, पांचवा है समायोजन और प्रादेशिक संगठन, और छठा अपना है दूसरे प्रदेशों से संबंध। ये 6 पॉइंट है, इसको मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसमें अपन पहले पॉइंट से लेकर चलते हैं जनसंख्या। जनसंख्या में क्योंकि जैसे ही मानव पृथ्वी के धरातल पर जन्म लेता है, तो जैसे ही प्राकृतिक वातावरण में आता है, आते के बाद में जैसे जनसंख्या है, तो मानव क्या करता है कि अपना एक सामाजिक प्राणी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, अपने आवास बनाता है, अपने समूह बनाता है। तो जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का प्रारूप, मानव बस्तियां, मानव आवास, इन जनसंख्या संबंधी जनसंख्या का घनत्व है, लिंगानुपात, जो जनसंख्या संबंधी जितने भी आंकड़े हैं उन सब का अध्ययन है वो अपन किस में करेंगे, जनसंख्या संबंधित भूगोल में। और ये जनसंख्या संबंधित भूगोल है, ये मानव भूगोल की एक शाखा है। तो जनसंख्या से संबंधित जितना भी वितरण है, जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या का प्रारूप है, मानव बस्तियां हैं, मानव आवास है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रारूप हैं, इन सब का अध्ययन है वो जनसंख्या में किया जाता है। और इन जनसंख्या से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो अपन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आपका जनसंख्या संबंधित टॉपिक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें जनसंख्या का वितरण, प्रारूप, मानव बस्तियां, मानव आवास, सामाजिक व्यवस्था, घनत्व है, लिंगानुपात है, इन सब का अध्ययन है वो जनसंख्या से संबंधित करते हैं। और जनसंख्या भूगोल का ये मुख्य विषय हो जाता है, जनसंख्या से संबंधित अध्ययन। तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें जनसंख्या को अपना मुख्य रूप से लेते हैं। दूसरा अपना पॉइंट है प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत जो मानव जैसे प्राकृतिक वातावरण में आ जाता है, तो वह संसाधनों का उपयोग करता है। मानव जैसे ही
जितनी भी जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको अपने उपयोग के योग्य बनाता है तो वो संसाधन कहलाते हैं। और ये प्राकृतिक जो संसाधन है इसमें मुख्य रूप से आप क्या जाएगा, भूमि, जल, कृषि, खनिज, इन सब का अध्ययन है वो मानव है अपने उपयोग के लिए करता है, अपनी आवश्यकता के लिए करता है। और ये जो प्राकृतिक रूप से जो वातावरण के साथ में जो संसाधनों का उपयोग करता है, जिसमें भूमि है, जल है, कृषि है, खनिज है, इनका क्या वितरण है, मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उत्पादन कितना होता है, इन सब संसाधनों का अध्ययन है ये मुख्य रूप से मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये भी मानव भूगोल का एक विशेष क्षेत्र हो गया है, मुख्य क्षेत्र हो गया है कि संसाधनों का वितरण किस प्रकार से है, उत्पादन कितना होता है। जो संसाधन है उसमें भूमि है, जल है, कृषि है, खनिज है, इनका वितरण किस प्रकार से है। तो ये भी मानव भूगोल का मुख्य बिंदु है, अध्ययन करने का मुख्य बिंदु है। कौन सा? प्राकृतिक वातावरण और प्राकृतिक वातावरण में जो संसाधन है उनका उपयोग महत्वपूर्ण आपका बिंदु बनता है, महत्वपूर्ण इसका विषय बनता है मानव भूगोल का कि संसाधन है वो मानव के किस प्रकार से वितरित हैं, भूमि का उपयोग किस प्रकार से है, जल का उपयोग किस प्रकार से है, खनिज का उपयोग वितरण किस प्रकार से है। तीसरा अपना पॉइंट है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में मानव वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजित है, एक दूसरे से वातावरण के साथ मानव का किस प्रकार से लगाव है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसका अध्ययन भी महत्वपूर्ण हो जाता है सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत। सांस्कृतिक वातावरण में आपको बताया था कि जितने भी है प्रकृति ने मानव को क्या दिया, प्राकृतिक कारक दिए और मानव उसको अपने योग्य बना लिया, अपने उपयोग योग्य बना लिया, तो क्या कहलाए? सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक भूदृश्य। तो ये भी अपने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वातावरण के अनुसार जो मानव है अपने लिए उपयोगी चीजें बनाता है, जो अपने काम की चीजें बनाता है, वो सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। इन सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन भी किसमें किया जाएगा? मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसमें वो मानव है वो पर्यावरण के साथ में 3 प्रकार के संबंध स्थापित करता है, एक अनुकूलन, एक परिवर्तन और एक समायोजन। मनुष्य क्या है, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, जैसा वातावरण है वैसे अपने आप को ढाल लेता है। जैसे गर्मी पड़ रही है तो जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ लोग वस्त्र कम पहनते हैं। जैसे पिग्मी लोग हैं भूमध्य रेखा क्षेत्र में निवास करते हैं तो वहाँ की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, वहाँ पर आर्द्र जलवायु रहती है, उष्ण रहती है, इसलिए वहाँ लोग कम जिस वैसे ही आप उनके क्या है संस्कृति का निर्माण कर लेते हैं, वहाँ पर कम वस्त्र पहनते हैं। इसी प्रकार से जो एस्किमो लोग हैं वहाँ पर क्या सर्दी अधिक पड़ती है तो वो क्या करते हैं कि बाल युक्त समूर युक्त खाल के वस्त्र पहनते हैं। तो जहाँ जैसे लोग रहते हैं वहाँ वैसे ही संस्कृति का निर्माण हो जाता है, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हो जाता है, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालता है, ये अनुकूलन कहलाता है। वातावरण में ऐसा नहीं कि मानव पर्यावरण से होने वाली सब बातों को क्या है कि पर्यावरण के अनुसार ही ढालता है। मनुष्य क्या करता है? अपनी बुद्धि, ज्ञान, तकनीकी कौशल से इस वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन करता है। इस परिवर्तन या रूपांतरण की क्रिया को कहा जाता है परिवर्तन। इसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले क्या है कि कुछ वर्ष पहले राजस्थान का जो पश्चिमी भाग था वो पूरा डेजर्ट था, मरुस्थलीय था, लेकिन मानव इंदिरा गांधी नहर का विकास करके वहाँ पर क्या बना लिया कि कृषि योग्य बना लिया। आज क्या है कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ क्षेत्र है, वो राजस्थान का अन्न का कोटा कहलाता है। इसी प्रकार मनुष्य ने ज्ञान और तकनीकी से जो सीढ़ीनुमा खेत बनाकर क्या किया है कि वहाँ पर अन्न का उत्पादन कर लिया है। साइबेरिया क्षेत्र है, वो पूरा साइबेरिया क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है, लेकिन मानव ने ऐसे तकनीकी बीजों का प्रयोग कर लिया है कि वहाँ कुछ समय में अपना अनाज पैदा कर सकते हैं। तो क्या किया है? वातावरण में परिवर्तन किया। इन दोनों का मिला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? समायोजन। तो ये जितने भी अनुकूलन है, परिवर्तन है, ये सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, इनका अध्ययन हम किसी में करते हैं? सामाजिक वातावरण के अंतर्गत करते हैं। चौथा पॉइंट आपने उठाया काल अनुक्रमण। काल अनुक्रमण में क्या करते हैं कि समय के अनुसार, चौथा अपना पॉइंट है कालिक अनुक्रमण। कालिक अनुक्रमण क्या है? समय के अनुसार समय का प्रभाव रहता है, समय का प्रभाव।
समय के अनुसार मानव क्या करता है, इसे सामाजिक भूगोल में परिवर्तन आता रहता है, समय के अनुसार अपने आप को बदलता है। जो काल के अनुसार जितना भी परिवर्तन हुआ है वो क्या कहलाता है, कालिक अनुक्रमण। मनुष्य क्या है, जन्म लेता है, जनसंख्या पहले कम होती है किसी नगर की, फिर बढ़ जाती है। समय के अनुसार क्या परिवर्तन हुआ, समय के अनुसार क्या बदलाव हुआ, ये किस में पढ़ते हैं अपने मानव भूगोल के जो है मुख्य शाखा, उसमें पढ़ेंगे कि भाई क्या परिवर्तन हुआ, क्या अपन का पहले वातावरण में क्या था कि मनुष्य और वातावरण के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन वर्तमान में क्या है, अंधाधुंध उपयोग करने के बाद में जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो समय के अनुसार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या हो गया है कि समय के अनुसार क्या परिवर्तन हुआ, क्या प्रभाव पड़ा समय का, यह कहलाता है कालिक अनुक्रमण। 5वां पॉइंट अपन का है समायोजन और प्रादेशिक संगठन। समायोजन और प्रादेशिक संगठन में है कि मानवीय क्रियाएं, मानवीय दशाएं किसी क्षेत्र में किस प्रकार से वितरित हैं, इसका वितरण किस प्रकार से है। किसी भूगोलवेत्ता का मात्र यही एक उद्देश्य नहीं होता है कि मानवीय दशाएं या मानवीय जो क्रियाएं हैं उस क्षेत्र में क्यों वितरित है, इसके साथ साथ में वहाँ पर मानव भूगोल में या मानव भूगोलवेत्ताओं का ये भी कार्य है कि वहाँ पर वो दशाएं किस प्रकार से हुई, इसका भौगोलिक वितरण प्रस्तुत करना ही क्या काम है, भूगोलवेत्ता का काम है। किसी क्षेत्र जैसे गेहूं है, गेहूं का वितरण है, यही बताना नहीं है गेहूं का उत्पादन वहां क्यों हो रहा है, लोहा इस्पात का कारखाना उस क्षेत्र में क्यों विकसित हो गया है, इसका भी अपन को भौगोलिक उत्तर देना, समय के साथ भौगोलिक उत्तर देना, ये भी मानव दशाओं को व्यक्त करता है। और ये वातावरण में समायोजन और प्रादेशिक, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार की कृषि क्यों विकसित हुई है, इसका भौगोलिक उत्तर देना ही क्या कहलाता है, प्रादेशिक संगठन। और ये मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है कि भूगोलवेत्ता का कि कोई क्षेत्र में मानवीय क्रियाएं क्यों वितरित हैं, कैसे वितरित है, वहीं क्यों है, क्यों का जो भौगोलिक उत्तर देना, क्यों का भौगोलिक उत्तर देना ही क्या कहलाता है, मानवीय समायोजन और प्रादेशिक संगठन। लास्ट पॉइंट आपका 6 नंबर है दूसरे प्रदेशों से संबंध। दूसरे प्रदेशों से संबंध का मतलब है मानव एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। वो एक स्थान पर नहीं रह सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, समूह बनाता रहता है। अब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से मानव किस प्रकार से संबंध रखता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। एक देश से दूसरे देश के बीच में संबंध रखने पड़ते हैं, आर्थिक संबंध बनाए रखने पड़ते हैं, राजनीतिक संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं। एक समाज से दूसरे समाज में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक स्थान से दूसरे प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंध होते हैं। इन संबंधों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में किस प्रकार के संबंध है, उसको कहा जाता है अपन का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश किस प्रकार से संबंध है। ये आपका कहलाएगा सामाजिक, आर्थिक संबंध। इसी जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है, ये जो 6 पॉइंट लिए गए हैं, इनका एक संक्षिप्त अपन डायग्राम और बना लेते हैं। इसमें अपने 3 बिंदु लिए हैं, प्राकृतिक वातावरण, मानव, सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक मानव है, मानव को क्या मिला, तो प्राकृतिक वातावरण मिला, आपको सबसे पहले बताया था। एक सांस्कृतिक वातावरण, इन दोनों वातावरणों से ही क्या है कि मनुष्य का प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होकर अनुकूलित परिवर्तन करता है, और परिवर्तन करके क्या बनाता है, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। कालिक अनुक्रमण में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है और वातावरण के साथ समायोजन होता रहता है। कोई भी मनुष्य है वो वहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वातावरण से प्रभावित होता है, खुद प्रभावित होता है इन वातावरण से, और इस वातावरण में भी क्या है, परिवर्तन लाता है, खुद अनुकूलन करता है और इस वातावरण में भी परिवर्तन लाता है। जब परिवर्तन लाता है तो इसको सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं, और जब अनुकूलन और परिवर्तन करता है तो इसको कहा जाता है वातावरण समायोजन। तो प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण है, इनसे मानव संबंधित है।
इसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। कालक्रम के अनुसार इसको कालिक अनुक्रमण कहा जाता है। और मनुष्य जब वातावरण के साथ प्राकृतिक वातावरण में जलवायु है, मिट्टी है, वातावरण है, वहाँ की वन है, लकड़ी प्राप्त करता है, ये सब वातावरण से जो प्राप्त करता है और इसमें जो परिवर्तन करता है उसको सांस्कृतिक भूदर्शियों का निर्माण करता है, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। तो अनुकूलन परिवर्तन इस क्रिया को कहा जाता है वातावरण समायोजन की क्रिया। अब इसमें समय के अनुसार मनुष्य क्या है कि इसमें परिवर्तन आता रहता है समय के अनुसार। पहले मानव के साथ क्या है कि वातावरण के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जितना उत्पादन करते थे उससे पर्यावरण को वापस मिल जाता था। लेकिन क्या हुआ कि कृषि और औद्योगिक क्रांति आने के बाद में मानव ने क्या कर लिया कि जो संसाधन है उनका अंधाधुंध उपयोग करने लगे। और अंधाधुंध उपयोग करने के कारण से आज क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वर्तमान में जो पर्यावरण प्रदूषण है, विभिन्न प्रकार के जो भी अन्य परिवर्तन आ रहे हैं वातावरण में, वो सब किसके कारण से है? मानव के वातावरण के कारण से होता है। तो ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने अनुसार बांटा है। कंपटीशन के लिए ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर कि ये इसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि ब्लास के अनुसार मानव भूगोल को कितने क्षेत्र में बांटा है, एटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल को कितने क्षेत्र में बांटा है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो ब्लास का याद रखना आपको। ब्लास कौन था? विडाल दे ब्लास, जिसने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बताया था। किसके जनक है? ये संभववाद के जनक है, संभववाद के जनक है, फ्रांसीसी भूगोलवेता है। इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से हैं? जो आपको ये 6 पॉइंट लिखाए हैं, इन 6 पॉइंटों में से ही इनके ये सब पॉइंट बनते हैं। पहला जनसंख्या का, आपको बताया था जनसंख्या में क्या पढ़ा जाता है? मानव का जो बस्तियों का प्रतिरूप किस प्रकार से है, मानव जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, जनसंख्या में आपके कौन कौन से लिंगानुपात है, कितने आपका उसका घनत्व है। इन सब जनसंख्या संबंधित जितने भी टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाएगा? मानव भूगोल में किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण शाखा है मानव भूगोल की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना। विषय क्षेत्र में इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी? जनसंख्या। इसी प्रकार सांस्कृतिक तत्व है। सांस्कृतिक तत्व में भवन का निर्माण करना, भवन में कौन कौन सी सामग्री का आवास अधिवास किस प्रकार से है, सांस्कृतिक भूदर्शियों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। कौन सा हो गया? 3 नंबर पॉइंट, सांस्कृतिक वातावरण। ये आपका क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। परिवहन के कौन कौन से साधन काम में लेता है, यातायात के कौन से साधन का जाल बसा हुआ है, रेल साधन का प्रयोग करता है। परिवहन के कौन कौन से साधन है, परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं। यातायात में वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग कौन कौन से हैं, जल परिवहन कौन कौन से हैं, कौन से साधनों का उपयोग करता है, कौन सा सस्ता रहता है साधन, कौन सा महंगा पड़ेगा। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या है कि यातायात के सड़क परिवहन कम आपका उपयोग में लिया जाता है। और इसी प्रकार से सबसे सस्ता साधन पड़ता है वो जल परिवहन पड़ता है। एक देश से दूसरे देश में सामान अधिक मात्रा में सामान ले जाता है, तो परिवहन के कौन कौन से साधन है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें है मानव प्रजातियां और अधिवास। मानव प्रजातियों में विभिन्न प्रकार की मानव की प्रजातियां पाई जाती है, जैसे नार्डिक है, मास्टुलाइड है, मंगोलाइड है। ये जितनी भी प्रजातियां हैं इन प्रजातियों का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में। कौन मानता है? ब्लास के अनुसार ये 4 पॉइंट है, जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व, परिवहन और मानव प्रजातियां और अधिवास। इसी प्रकार से एटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। पहला आपका है भौतिक दशाएं में कौन सी? जो फिजिकल कंडीशन है, जो फिजिकल कंडीशन कौन सी है कि तापमान है, वायुदाब है, जो वातावरण ने अपन को दी है, जितना भी तापमान है, आपका बरसात कितनी है, आपका वायुराशि कितनी प्रकार की है, ये सब जो पर्यावरण ने दी है ये भौतिक दशाएं कहलाती है। और इन भौतिक दशाओं में मानव किस प्रकार का व्यवहार करता है ये अभिव्यंजना कहलाता है। किस प्रकार का रिस्पॉन्स देता है मानव, किस प्रकार से अपने आप को बदलता है, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन करता है, ये सब कहलाता है मानवीय अभिव्यंजनाएं या मानवीय रिस्पॉन्स। ये आपके फिजिकल पॉइंट है और ये मानव के रिस्पॉन्स इसमें आपका दूसरा पॉइंट है।